नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। बाकी इसके बाद हम अगली क्लास जो पढ़ने वाले हैं वो मैनेजमेंट की पढ़ेंगे और बाकी के सब्जेक्ट जो मेरे लिए पॉसिबल हो पाता है टाइम के हिसाब से तो मैं उसको भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैनेजमेंट भी मैं यहाँ पे कंप्लीट आपको पढ़ाऊंगा एग्जाम के पहले, यानी कि उसको मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपको जो है दिमाग में फिट हो जाए और आप उसके सारे क्वेश्चन हल कर सके। उसके बाद हम क्वेश्चन भी उसमें हल करेंगे। जैसे हमने कंप्यूटर के क्वेश्चन हल किए हैं, यानी कि थ्योरी पढ़े हैं, थ्योरी के बाद क्वेश्चन हल किए, उसी प्रकार हम मैनेजमेंट को पढ़ेंगे टॉपिक, उसके बाद उसके क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा जो कंप्यूटर के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको देखने को मिल रहा है डीबीएमएस। डीबीएमएस का मतलब क्या होता है? डीबीएमएस का मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा डी से डाटा हो जाएगा, बी से बेस हो जाएगा, एम से मैनेजमेंट हो जाएगा और एस से सिस्टम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ भी लिखा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, क्या क्या इसके एलिमेंट होते हैं, कौन कौन सी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, सारी चीज हम विस्तार से यहाँ पे जानने वाले हैं। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, हालांकि हम एक क्लास में अगर इसको कवर ना कर पाए तो दो क्लास में इसको कवर करेंगे, पर अच्छे से कवर करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर सके। तो एक भी चीज हमको यहाँ पे छोड़ना नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में विस्तार से समझते हैं, इसके प्रकार वगैरह सारी चीजें हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं तो आपको ध्यान देना होगा डीबीएमएस में। जैसे हम अगर बात करें डीबीएमएस की, ये डीबीएमएस है। डीबीएमएस में पहला जो कैरेक्टर है वो क्या है वो है डाटा। तो डाटा से मतलब क्या होता है, आपको नॉर्मली अगर देखने को मिलता होगा डाटा आप क्या समझते हैं? डाटा मतलब होता है रॉ फैक्ट। एक सिंपल बात करें तो रॉ फैक्ट मतलब कच्चा मटेरियल। जैसे मान लो आपको कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति का सीरियल नंबर बस बता दिया जाए या कोई व्यक्ति का नेम बस बता दिया जाए तो ये अपने आप में क्या है? डाटा। पर इसको व्यवस्थित तौर पे अगर सीक्वेंस में रख दिया जाए और हम उसके रोल नंबर या उसकी आईडी के हिसाब से उसका पूरा डाटा निकाल लेते हैं तो वो डाटा नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता? वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, डाटा हम क्या बोल सकते हैं? रॉ फैक्ट। यानी कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग से पहले जो चीजें होती है उसे बोलते हैं डाटा, और कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के पश्चात जो चीजें निकल कर आती है उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ समझे डाटा। डाटा मतलब हो गया रॉ फैक्ट और इन्फॉर्मेशन मतलब हो डाटा को प्रोसेस करने के बाद की स्थिति को हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। अब डाटा डाटा की बात करें तो डाटा आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। जैसे आप बैंक की बात करें, बैंक में आप जाते हो तो बैंक में जाते हैं, बैंक में क्या रहता है? जैसे आपका अकाउंट नंबर है, आपका अकाउंट होल्डर का नाम है, ठीक है, उसके बाद उसका एड्रेस हो सकता है, उसका आधार कार्ड नंबर, या बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है, अपने आप में क्या है? डाटा। या फिर हम कोई कॉलेज की बात करें, चलिए हम कॉलेज की बात करते हैं। ठीक है, तो कॉलेज में अगर चलते हैं तो कॉलेज में किसी व्यक्ति का या किसी बच्चे का रोल नंबर होता है, उसके बाद स्टूडेंट का नेम होता है, उसका कोर्स का नाम होता है। तो सिंपल सी बात, यहाँ भी ये क्या है? डाटा है। तो हम डाटा ऐसा नहीं बोल सकते पर्टिकुलर एक जगह यूज होता है, डाटा हर एक संस्थान में हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। तो डाटा से मतलब समझ गए रॉ फैक्ट। अब डाटा किस किस रूप में हो सकता है? डाटा हो सकता है वीडियोस के रूप में। वीडियोस का मतलब होता है भाई, जैसे मान लो आपने, मैंने अभी भी मतलब लाइव लिया हूँ क्लास, तो आप पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए क्या हो गया? मतलब आप जो है इसको यूज कर पा रहे हैं, ये तो आपके लिए डाटा हो गया। पर आप यूज करके इसको किसी जगह मतलब फाइनली परिणाम के लिए में उपयोग करते हो तो कहीं काम आने योग्य चीज जो होती है उसे बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट मतलब इंफॉर्मेशन। तो जैसे देखिए वीडियोस आपका जो है डाटा हो गया, इमेजेस भी आपका डाटा हो गया। जैसे आपका मोबाइल रीसेट हो जाता तो आप बोलते हो कि मेरा डाटा डिलीट हो गया, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इमेज आपका डाटा है। उसके बाद साउंड, वॉइस वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, वो क्या कहलाती है? डाटा कहलाती है। टेक्स्ट आप देख सकते हैं, टेक्स्ट भी आपका एक प्रकार का डाटा हो सकता है। ठीक है, टेक्स्ट डाटा क्यों हो सकता है? जैसे रोल नंबर है, नेम है, कोर्स है, एड्रेस है, उसकी इमेज वगैरह है, ठीक है, उसका रिज्यूम है, ये सब क्या है? उसका डाटा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? डाटा। और ये कंप्यूटर में किस फॉर्म में उपयोग किए जाते हैं? ये 0 1, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। अब आपको ये पता होगा कंप्यूटर 0 1 के अलावा कोई भी चीज में प्रोसेसिंग नहीं करता। तो यहाँ पे हमने जब आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे सीपीयू का, मतलब कंप्यूटर का, तो उसमें हमने देख लिए थे एनकोडर होता है और एक डिकोडर होता है जो ये सारी प्रोसेस को करता है, यानी कि ट्रांसलेट करने का काम करता है। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे डाटा, डाटा की बात करें तो क्या हो गया? ये रॉ फैक्ट। क्या हो गया? रॉ फैक्ट। रॉ फैक्ट का मतलब होता है कच्चा मटेरियल। जैसे आप, जैसे मान लो कोई कारखाना है, कारखाना में आप उत्पादन के लिए कुछ चीजें लाना चाहते हैं तो उसके पहले आप उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करोगे, तब कारखाना में जो है प्रोड्यूस होकर मतलब जो है परफेक्ट इन जो हमारी चीजें बनकर निकलेगी। जैसे मान लो अगर बात करें कपास की, तो कपास क्या हो गया आपका? कपड़ा बनाने के लिए डाटा। और मशीन में डलने के बाद वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है कपड़ा। कपड़ा मतलब जो हम यूज करते पहनते हैं बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
हमको यहाँ पे कपास जो है रॉ फैक्ट के रूप में देखने को मिलेगा। जब वो कारखाना में प्रोड्यूस हो जाता है तो वो कपड़ा बन जाता है। कपड़ा क्या हो गई आपकी, कपड़ा हो गई आपकी इंफॉर्मेशन। क्या हो गई, इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे जो कपास है वो हो गया आपका डाटा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे आपने समझ गए, ऐसे कंप्यूटर में हम जब रॉ मटेरियल देते हैं तो उसे बोलते हैं डाटा, और जब वो हमें आउटपुट के रूप में मिलता है उसे बोलते हैं हम क्या, उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो अब देखिए यहाँ डाटा की बात करें। डाटा जब प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने का मतलब होता है कंप्यूटर में जब वो प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, तो कंप्यूटर में प्रोसेस होने के पश्चात क्या बन जाता है वो, देखिए प्रोसेस होने के पश्चात वो बन जाता है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन हम बोल सकते हैं व्यवस्थित रूप से जो क्रम होता है किसका, डाटा का, जिसका हम कहीं उपयोग कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन को सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं व्यवस्थित तौर पर रखा जाएगा। तो जहां उसको व्यवस्थित तौर पर रखा जाएगा वो बन जाएगा डेटाबेस। क्या बन जाएगा, डेटाबेस। मतलब ऐसी लोकेशन या ऐसा जो है स्थान जहां पे इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। अब व्यवस्थित तरीके से अलग अलग प्रकार से रखा जा सकता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर क्या पढ़ेंगे, रिलेशनल, यानी कि यहाँ पे टेबल के फॉर्म में डाटा रखा जाता है। तो वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे टेबल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को जब हमने रख दी तो क्या बन गया, वो बन गया डाटाबेस, यानी कि फाइल्स या टेबल के कलेक्शन को हम बोलेंगे डाटाबेस। चलिए अब डाटाबेस की अगर बात करें तो यहाँ डाटाबेस कैसे होता है। डाटाबेस तो हमने समझ गया इंफॉर्मेशन का कलेक्शन जो कि व्यवस्थित तौर पर रखा जाता है। पर ये रखा बस होने से काम नहीं चलेगा। रखा बस होने से काम चलेगा कि इसको मैनेज भी करना पड़ेगा। मैनेज करने का मतलब होता है डेटा को स्टोर करना, डेटा को निकालना, डेटा को मैनेज मतलब अपडेट करना, डिलीट करना, ये बहुत सारे काम होते हैं। तो इनको करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसे बोलते हैं डीबीएमएस। क्या बोला जाता है, डीबीएमएस। यानी डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से डाटाबेस को मैनेज किया जाता है। मैनेज करने का मतलब होता है उसको बना सकते हैं हम, बनाने के बाद उसको एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो डीबीएमएस के अंतर्गत हमको मुख्य रूप से तीन चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहला तो डेटाबेस डिजाइनर होता है, ठीक है, और एक एंड यूजर होता है। मान लो आप अगर कोई वेबसाइट को यूज कर रहा है, आप कोई वेबसाइट को यूज कर रहे हो, तो आप क्या हो गए, एंड यूजर। मतलब हम कोई वेबसाइट यूज करते हैं, हम उसके डाटा को देख लेते हैं, तो हम क्या हो गए, एंड यूजर। पर उस डाटा को फीड करने वाला, डिजाइन करने वाला डिजाइनर, और कंप्लीट डाटा को जो मैनेज करेगा, उस डीबीएमएस को जो मैनेज करेगा उसे बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर इसको बोल सकते हैं डीबीए। क्या बोला जा सकता है, डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। किसको बोलते हैं, जो कंप्लीट डाटाबेस को डेवलप करता है और मैनेज करता है, मेंटेन करता है, उसे क्या बोलेंगे, डीबीए। और डिजाइन करने वाले को डिजाइनर और उपयोग करने वाले को एंड यूजर। ये सब काम कहाँ पे होता है, डीबीएमएस में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक बार रिपीट। डेटा रॉ फैक्ट होता है, जब वो प्रोसेस हो जाए, प्रोसेस होने के बाद जो निकलता है वो आउटपुट के रूप में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्फॉर्मेशन जब व्यवस्थित तौर पर कहीं रख दी जाए तो वो होता है डेटाबेस। और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसे बोलते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस में एंड यूजर होता है जो उपयोग करता है, डिजाइनर होता है, और कंप्लीट मेंटेन जो करता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। आई होप ये कंप्लीट आपको जो प्रोसेस है वो समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं एक बार और, डाटा मतलब रॉ फैक्ट, जब प्रोसेसिंग हो जाए तो वो क्या बन जाती है, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन होने के पश्चात वो जहाँ रखी जाती है उसे बोलते हैं डीबी यानी डेटाबेस। डेटाबेस के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसे बोलते हैं डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये हम देख सकते हैं ओरेकल हो सकता है, पोस्ट ग्रिड हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर हो सकता है, माई एसक्यूएल हो सकता है, आईबीएम डीबी2 हो सकता है, सिस बेस हो सकता है, बहुत सारी चीजें हम एस बाय बेस हो सकता है। और इसके अलावा और अन्य डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं, हम उनकी लिस्ट भी आगे देखने वाले हैं। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप वहां पे भी उसको हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास में डीबीए। डीबीए का मतलब होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अभी मैंने बताया था डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मतलब एडमिन से तो आप समझते होंगे, एडमिन मतलब होता है स्वामी। इसका मतलब होता है जिसके पास सारे राइट्स या सारे अधिकार होते हैं। तो इसका मतलब है डेटाबेस डिजाइन से संबंधित, डेटाबेस मेंटेन से संबंधित, डेटाबेस डेवलप करने से संबंधित सारे राइट या सारे अधिकार जिसके पास होते हैं वो व्यक्ति को हम बोलते हैं डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं एक प्रकार से ये पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल का मतलब होता है जैसे हमारी लाइफ साइकिल आपने देखे ना, हम पैदा होने से लेकर मरते तक जो रहती है इंसान का जीवन चक्र क्या होता है, पैदा होने से लेकर मरते तक का कंप्लीट जो प्रोसेस है वो इंसान का जीवन चक्र है। ठीक है, उसको बोलेंगे। ऐसे ही डेटाबेस को शुरुआत से लेकर एंड तक की जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल।
और इसका पूरा दायित्व होता है डीबीए का, यानी कि डीबीए के द्वारा ही ये सारी चीजें मेंटेन की जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बताते जाइए मुझे और वीडियो को लाइक करते जाइए। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे डेटाबेस की प्लानिंग की जाती है सबसे पहले किसके द्वारा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, कि डेटा किस प्रकार बनेगा, कब बनेगा, पूरी कंप्लीट प्लानिंग। जैसे मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे तो हाँ नियोजन या प्लानिंग सबसे फर्स्ट में आता है। मतलब जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमको प्लानिंग करना अनिवार्य होता है। बिना विचारे जो करे, आपने एक कहा कबीरदास जी का दो वो कंप्लीट सुने होंगे, कुंडलिया जो भी है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, इस प्रकार से कुछ सुना होगा आपने। ठीक है, वो कंप्लीट हम बाद में पढ़ेंगे कहाँ, मैनेजमेंट में। तो बिना विचारे मतलब बिना प्लानिंग के, तो प्लानिंग होना बहुत जरूरी है कोई भी काम है। तो डेटाबेस डिजाइन करने से पहले उसकी प्लानिंग करना जरूरी है। फिर डेटाबेस प्लानिंग हमने जो की है उसको एनालिसिस भी करना होता है कि भाई सही है गलत है, किस प्रकार से वो कंप्लीट होगी। उसके बाद डेटाबेस डिजाइन किया जाता है फाइनली रूप से। फिर डेटाबेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। डिजाइन करना एक अलग मैटर है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है। जहां कंप्लीट रूप से वो काम करेगा उसे बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि क्रियान्वित करना। उसके बाद समय समय पे उसको ऑपरेट करना, मेंटेन करना, ये सारी चीज होते रहती है। और उसके बाद जो है जब भविष्य में कोई रिक्वायरमेंट हो तो उसमें ग्रोथ और चेंजेस भी होना बहुत जरूरी है। सारी चीजों पर का जो दायित्व होता है, यानी कि जो डेटाबेस डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल होता है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। आपको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, डीबी यानी कि डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, डेटाबेस के विकास का कंप्लीट जीवन चक्र। डेटाबेस के विकास का कंप्लीट जीवन चक्र किसके ऊपर निर्भर होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर। तो अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या शॉर्ट में इसको पूछ लिया जाए तो डीबीए, आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि डेटाबेस के एलिमेंट आप समझाइए। डेटाबेस के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं होता? तो सबसे पहला जो होता है फील्ड, उसके बाद होता है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद होता है टेबल। तो अब हम फील्ड समझते हैं। फील्ड का मतलब क्या होता है? तो नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो जैसे 0 और 1 आपने देखा होगा। 0 और 1 क्या कहलाती है? ये बिट कहलाती है। 0 और 1 का मतलब एक पर्टिकुलर चीज को हम बोलेंगे बिट। उसके अलावा बिट को मिलाकर 8 कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है बाइट। और बाइट को कंप्लीट रूप से कलेक्ट कर दिया जाए तो वो बन जाती है क्या? वो बन जाती है फील्ड। और फील्ड को कंप्लीट कर दिया जाए तो वो बन जाता है आपका रिकॉर्ड। क्या बन जाता है? रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड को कंप्लीट कर दिया जाए तो वो बन जाता है टेबल। टेबल मतलब होता है फाइल। और फाइल जहां व्यवस्थित रूप से रखी जाती है उसे बोलते हैं डीबी, यानी कि डेटाबेस। डेटाबेस किसको बोलते हैं? टेबल या फाइल के कलेक्शन को डेटाबेस बोलते हैं। टेबल किससे मिलकर बना होता है? रिकॉर्ड से। रिकॉर्ड किससे मिलकर बना होता है? फील्ड से। फील्ड किससे मिलकर बना होता है? बाइट से। और बाइट्स किससे मिलकर बना होता है? बिट से। तो ये क्रम आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। तो 0 1 तो यहाँ हमको दिखेगा नहीं, हमको दिखेगा बाइट। कैसे? जैसे स्टूडेंट आईडी आपको यहाँ नजर आ रहा, तो एस अपने आप में एक प्रकार से क्या है? एस अपने आप में यहाँ पे बाइट है। और बाइट को एक जगह कलेक्ट कर दिया जाए तो वो बन जाती है स्टूडेंट आईडी, यानी कि एक से अधिक कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को हम बोलेंगे बाइट, यानी कि 8 बिट का कलेक्शन। परंतु एक से अधिक कैरेक्टर बन गए क्या? आपकी फील्ड। क्या बन गए ये बन जाएंगे आपकी फील्ड। ये आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, एस यानी कि स्टूडेंट आईडी अपने आप में एक फील्ड है, नेम अपने आप में एक फील्ड है, क्लास भी अपने आप में एक फील्ड है, और सब्जेक्ट भी अपने आप में फील्ड है, यहाँ तक कि मार्क भी अपने आप में फील्ड है। अब यहाँ स्टूडेंट आईडी के अंतर्गत 101 आ जाएगा, फिर नेम अशोक आ जाएगा, 11th आ जाएगा, उसके बाद बायोलॉजी और 85 मार्क्स। तो ये कंप्लीट क्या हो गई? देखिए एक अपने आप में फील्ड हो गई, पर एक से अधिक बोले तो फील्ड का कलेक्शन। तो फील्ड के कलेक्शन को हम बोलेंगे रिकॉर्ड। क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड। तो ध्यान से देखिए, फील्ड मतलब पर्टिकुलर एक, जैसे नेम है, एड्रेस है, कोर्स है, ये अपने आप में फील्ड। पर एक से अधिक फील्ड हो गई तो क्या बन जाएगी? रिकॉर्ड। अब मैंने बताया था रिकॉर्ड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये कंप्लीट क्या है? बहुत सारे रिकॉर्ड हो गए, मतलब एक से अधिक रिकॉर्ड हो गए। तो एक से अधिक रिकॉर्ड के कलेक्शन को हम बोल देंगे क्या? टेबल। एक से अधिक जो रिकॉर्ड है उसके कलेक्शन को हम बोलेंगे टेबल। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहली चीज तो होती है बिट, और बिट से मिलकर क्या बनती है? बाइट। बाइट से मिलकर फील्ड, फील्ड से मिलकर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से मिलकर टेबल बनता है, और टेबल से मिलकर डेटाबेस बनता है। ठीक है, चलिए तीनों चीजें समझ में आई। फील्ड आपको समझ में आई, कंप्लीट एक जो रहती है कॉलम उसे बोलते हैं फील्ड। रिकॉर्ड किसे बोलते हैं? एक से अधिक कॉलम या एक से अधिक जो हमारे फील्ड है उसका कलेक्शन। और एक से अधिक टेबल मतलब एक से अधिक रिकॉर्ड के कलेक्शन को हम बोलेंगे टेबल। ठीक है, समझ में आया सभी को? चलिए आगे चलते हैं। अब
एक चीज आती है कि जैसे अगर डेटाबेस डीबीएमएस की बात करें तो डीबीएमएस में क्या क्या होता है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए डीबीएमएस यानी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, वो हम आगे देखेंगे। मैं उपयोग करके भी दिखाऊंगा आपको, जैसे एमएस एक्सेस में हम अभी काम करेंगे। ठीक है, एमएस एक्सेस का कंप्लीट वीडियो भी पढ़ा है मैंने, हालांकि आपको उसको देखने की अभी जरूरत नहीं क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ। कभी भविष्य में एक्सेस देखना है आपको, सीखना है तो उसके लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हाँ, अभी पीजीडीसीए डीसीए की जो क्लासेस है वो लाइव होने वाली है, तो लाइव उसमें भी आप पढ़ पाएंगे बहुत सारी चीज़ें। तो डीबीएमएस का इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहली बार डीबीएमएस के अंतर्गत डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस के अंतर्गत टेबल होते हैं, टेबल को भी क्रिएट कर सकते हैं, टेबल में डाटा एंटर कर सकते हैं, यानी टेबल में डाटा आप इंसर्ट कर सकते हो, डाटा रिट्राइव कर सकते हैं। सिंपल सी बात, जब हमने डाटा सेव करे हैं तो भविष्य में उसको निकालना चाहेंगे कि नहीं, तो बिल्कुल निकालना चाहेंगे। तो सिंपल सी बात, वापस निकालना को बोलते हैं रिट्राइव करना, यानी डेटाबेस को रिट्राइव करना। पहले से स्टोर डाटा को अपडेट करना, पहले से स्टोर डाटा को अपडेट करना। हो सकता है परिवर्तन संसार का नियम है, सिंपल सी बात है, बदलाव आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप चाहते हो कि बदले ना, तो बदले ना तो आप पीछे रह जाओगे। तो इसलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है, समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। तो इसलिए समय के साथ बदलते रहने के लिए यहाँ पे अपडेट होना बहुत जरूरी है डीबीएमएस में या टेबल में, जो भी रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। अब कभी कभी हमको कोई रिकॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, कोई टेबल की जरूरत नहीं पड़ती या कोई डेटाबेस की, तो हमको उसको डेटा को डिलीट करना होता है। क्या करना होता है? डिलीट। तो सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करना, टेबल को क्रिएट करना, टेबल में डाटा इंसर्ट करना, टेबल के डाटा को देखना, टेबल के डाटा को अपडेट करना, टेबल के डाटा को डिलीट करना। ये सारे काम होते हैं किसके अंतर्गत? ये सारे काम होते हैं एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। आई होप आपको समझ में आया होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए आगे चलें। इसके अलावा कुछ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, जैसे कि माई एसक्यूएल आप देख सकते हैं, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, आईबीएम डीबी2 है, पोस्टग्री एसक्यूएल है, सिंपल डीबी है। तो ये कुछ डेटाबेस सॉफ्टवेयर के नाम है, आगे और देखेंगे हम इनके नाम, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर फिट हो जाए कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं। और जो नहीं होते हैं वो उसको आप आंसर लगा सकते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा तो। चलिए, इसके प्रकार भी पूछ लिया जाता है, डेटाबेस के प्रकार। डेटाबेस के प्रकार की अगर बात करें डीबीएमएस के, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, तो प्रकार से मतलब क्या होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर किस प्रकार से वर्किंग करता है, किस प्रकार से डाटा को स्टोर करता है, किस प्रकार से डाटा को निकालता है, क्या उसकी वर्किंग रहती है, उस हिसाब से देखें तो इसके प्रकार को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। मुख्य रूप से 3 होते हैं, जैसे कि हायरार्चिकल। हायरार्चिकल से मतलब क्या समझते हैं, जैसे आपने रूट देखे हो तो रूट से अन्य शाखाएं इस प्रकार से निकली रहती है, तो इस प्रकार के बोलते हैं क्या? हायरार्चिकल। नेटवर्क का मतलब होता है, जैसे आपने मेश टोपोलॉजी पढ़े थे, मतलब आपने शुरू में जब, अभी तो हमने मेश टोपोलॉजी पढ़ी नहीं, फंडामेंटल में आपने मेश टोपोलॉजी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, ये मान लीजिए सब कंप्यूटर है, यहाँ पे है 5वां कंप्यूटर। ठीक है, तो ये कंप्यूटर आपस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते थे? इसको बोलते थे मेश टोपोलॉजी। जब मेश टोपोलॉजी जैसी स्थिति आ जाए डेटाबेस में तो उसे बोलते हैं क्या? हाँ, नेटवर्क, नेटवर्क डीबीएमएस। पर एक चीज बताइए मुझे, जैसे हम इसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, यहाँ इस व्यक्ति को या इस टेबल को, इस टेबल से जानकारी लेना, पहले यहाँ जाएगा फिर नीचे जाएगा, तो इसका मतलब बहुत अधिक कठिन यहाँ पे काम हो जाएगा। दूसरी चीज, नेटवर्क में देखिए यहाँ पे पूरा घिचपिच हो गया। घिचपिच का मतलब समझते हैं, जैसे आपने मंजा का उपयोग करे, पतंग उड़ाए होंगे ना, जो मंजा होता है ना, मंजा क्या हो जाता है? उलझ जाता है। उलझने का मतलब होता है पूरा घिचपिच हो जाता है, तो उसको निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता। उसी प्रकार यहाँ पे भी अगर नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो हमको पता नहीं चल पाए कि कनेक्शन कहाँ से ब्रेक हुआ है, तो इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मतलब हायरार्चिकल में भी प्रॉब्लम हो रही थोड़ी, और नेटवर्क में भी प्रॉब्लम हो रही है। अब बचा रिलेशनल। रिलेशनल जो होता है टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल के फॉर्म का मतलब होता है रो और कॉलम के कलेक्शन को टेबल बोलते हैं, जहाँ पे टेबल के फॉर्म में डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं और एक से अधिक टेबल को आपस में जोड़ भी सकते हैं। किसके माध्यम से? पर्टिकुलर कोई फील्ड के माध्यम से। जब हमको इस टेबल में कोई डाटा की जरूरत है तो इस टेबल से हम कांटेक्ट करके ले भी सकते हैं। इसका मतलब हमको आसानी से कोई भी टेबल से डाटा को ला सकते हैं। किसके माध्यम से? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से। तो ये 3 प्रकार हो गए। अब हम जब लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपने देखिए C++ यानी कि उप्स पढ़े होंगे, किसके अंतर्गत? C++। C++ का वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट अपलोड है। C# में देखे होंगे, PHP में देखे होंगे, पाइथन में, ये सब कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। विजुअल बेसिक .NET है, ASP.NET है। तो इनमें आपने उप्स का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। उप्स मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डाटा यूज किया जाता है प्रकार डीबीएमएस का, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत हम जो डीबीएमएस का उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं उप्स। क्या बोलते हैं? उप्स।
तो आपको चारों चीजें थोड़ी बेसिक समझ में आई, थोड़ा मैं इसका चेहरा दिखा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी क्लियरिटी बनी रहे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कॉलेज है, एक संस्था है कॉलेज, और कॉलेज के अंतर्गत आपने देखा होगा डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंट के अंतर्गत जैसे कोर्स का डिपार्टमेंट हो गया, टीचर्स का डिपार्टमेंट हो गया, स्टूडेंट का हो गया। अब कोर्स के अंतर्गत भी एक थ्योरी वाला कोर्स हो गया और एक लैब वाला कोर्स हो गया। टीचर्स के अंतर्गत भी आप देख सकते हैं अलग अलग बन सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग। स्टूडेंट के अंतर्गत भी अलग अलग हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं लाइब्रेरी है, लैब है, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। मान लो इस लैब वाले को किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में जाकर डाटा निकालना है, तो डायरेक्ट निकाल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं निकाल सकता। यहाँ डायरेक्ट डाटा निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हायरार्चिकल में आप जब जाओगे तो लैब के माध्यम से आप जाओगे कहाँ पे? कॉलेज में और कोर्स में। कोर्स के बाद आप जाओगे डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में जाओगे, फिर इसके अंदर कोई टेबल से आप डाटा को निकाल कर लाओगे। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको इस टेबल में किसी अन्य टेबल का डाटा चाहिए तो आपको थोड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। किसमें? हायरार्चिकल में। अब नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क में आसान तो हो गया है। देखिए, अगर मान लो ऑर्डर वाले को किससे निकालना है? मैनेजर से, तो देखिए डायरेक्ट कनेक्शन है। ऑर्डर वाले को यहाँ सेल्समैन से या सेल्समैन को ऑर्डर से डाटा निकालना है, तो देखिए डायरेक्ट कनेक्शन है। पर इसमें जो है हमारी जो है लागत बहुत अधिक आ जाती है, महंगा पड़ जाता है। तो ये जो है एक प्रकार से जो नेटवर्क है, मतलब जो नेटवर्क डाटाबेस है वो भी एक प्रकार से सफल नहीं है, और एक हायरार्चिकल डाटाबेस है वो भी एक प्रकार से सफल नहीं है। तो दोनों डाटाबेस यहाँ पे हमने देख लिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं टेबल वाला, और टेबल वाला मैंने बताया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि हम एक से अधिक टेबल के माध्यम से अलग अलग कैटेगरी के फॉर्म में, जैसे कोर्स का टेबल हमने अलग बना दिए, ठीक है, स्टूडेंट का टेबल हमने अलग बना दिए, ठीक है, इसके अलावा हमने कोई और लाइब्रेरी का टेबल अलग बना दिए। पर आप ध्यान से देखिए टेबल अलग है पर लॉजिकली रूप से वो एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे मान लीजिए ये आईडी से इस आईडी को कनेक्ट कर दिया गया है, करा है कनेक्ट। तो देखिए जब भी हमको यहाँ पे 500 कॉल करेंगे तो 500 का ये डाटा भी हमारे सामने दिख सकता है। किसके माध्यम से? रिलेशन के माध्यम से। तो जब एक से अधिक टेबल के माध्यम से डाटाबेस को मैनेज किया जाता है और सभी को आपस में जोड़ दिया जाता है किसी पर्टिकुलर फील्ड के माध्यम से, ताकि यहाँ से डाटा को यहाँ से हम यहाँ के डाटा को आसानी से निकाल सके, तो उसे बोलते हैं हम RDBMS। क्या बोलते हैं? RDBMS। RDBMS, ठीक। चलिए, तो RDBMS आपको समझ में आ गया। RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS तो आपको पता है, DBMS मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को मैनेज करता है, पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो टेबल के माध्यम से डेटाबेस को मैनेज करता है उसे बोलते हैं RDBMS। तो आप समझ गए होंगे, ज्यादातर हम अभी जो है RDBMS का उपयोग करते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डाटाबेस है वो आपको ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा? C++ है, जावा लैंग्वेज का ट्यूटोरियल में जल्दी लेके आने वाला हूँ, कंप्लीट प्रोग्रामिंग। तो आप अगर उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी पढ़ सकते हैं। रूबी है, पाइथन का ऑलरेडी कंप्लीट है, PHP का कंप्लीट है। उसके बाद आप C# का वीडियो देख सकते हैं, ASP.NET का देख सकते हैं, VB.NET का देख सकते हैं। ये सब कंप्लीट आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, ठीक है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर वीडियोस वाले में बहुत नीचे जाना पड़ेगा। तो बाकी की चीजें बात की है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप देख सकते हैं किस में आ गया है, प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। अब देखिए कंपोनेंट का मतलब होता है इसके तत्व, या फिर तत्व ना बोलकर हम बोल सकते हैं कौन कौन सी चीजें सहायक होती है डाटाबेस को मैनेज करने के लिए, DBMS के लिए। सबसे पहली बात तो हार्डवेयर होना चाहिए। हार्डवेयर से मतलब होता है जैसे मान लो डाटा स्टोर करना तो आपके पास में हार्ड डिस्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का मतलब होता है एक स्टोरेज ड्राइव। उसके बाद सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि मैनेज करे। जैसे मान लो आपको MS एक्सेस की बात कर लेते हैं, सिंपल उदाहरण है MS एक्सेस। तो MS एक्सेस क्या होगा? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कि डाटाबेस को मैनेज करेगा। प्रोसेस करने के लिए आपको डाटा की जरूरत पड़ना चाहिए, डाटा की जरूरत पड़ेगी, तो इसे बोलते हैं रॉ फैक्ट। क्या बोलते हैं? रॉ फैक्ट बोलते हैं। देखने के लिए मतलब जिसके लिए डिजाइन कर रहे हैं वो ही नहीं रहेंगे। जैसे मान लो भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे तारीफ करने वाले नहीं रहेंगे। सिंपल सी बात, अगर कोई व्यक्ति है उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा तो उसका क्या मतलब रहेगा? तो इसलिए दोनों पक्ष जरूरी है। तो हमने डेटाबेस डिजाइन किया तो यूजर भी होना जरूरी है, ठीक है। यूजर कौन सा हो सकते हैं? तो डिजाइनर भी हो सकता है और दूसरा देखने वाला भी। और एक पर्टिकुलर प्रक्रिया होना चाहिए कि किस फॉर्म में। जैसे हमने डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़े थे, तो क्रम अनुसार यानी प्लानिंग से लेकर और ग्रोथ तक की स्थिति क्या कहलाती थी? डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो उस कंप्लीट चीज को बोलते हैं प्रोसीजर। यानी कि हार्डवेयर होना भी जरूरी है, सॉफ्टवेयर होना भी जरूरी है, डेटा होना जरूरी है, यूजर
उसके बाद प्रोसीजर होना जरूरी है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, कंपोनेंट यानी कौन कौन सी चीज़ें सहायक होती है डीबीएमएस के लिए। चलिए कुछ डेटाबेस सॉफ्टवेयर में आपको बता देता हूँ, जैसे माई एसक्यूएल होता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं लोगो। एमएस एक्सेस हो सकता है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एमएस एक्सेस का कंप्लीट वीडियो है। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर होता है, एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसकी सब लैंग्वेज भी हो सकती है, वो भी हम देखेंगे अभी। पोस्टग्री एसक्यूएल होता है, जैसे आप यहाँ देखिए लोगो देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो होता है, हालांकि काफी पुराना हो गया पर डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। जैसे एमएस एक्सेस जब हम पढ़ते हैं तो उसके बदले में पहले पढ़ा जाता था फॉक्स प्रो, ठीक है। एसक्यूएल लाइट है, उसके बाद है ओरेकल है। तो ये सब क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। साथ ही यहाँ देखिए फायरबर्ड आपको डेटाबेस सॉफ्टवेयर देखने मिलेगा। डी बेस भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। IBM DB2 भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब आर्किटेक्चर की बात करते हैं। आर्किटेक्चर मतलब होता है संरचना, यानी कि किस प्रकार से डेटाबेस को मेंटेन किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, आर्किटेक्चर। जैसे सबसे पहले यहाँ पे स्टोरेज होती है। स्टोरेज का मतलब होता है यहाँ पे जो अगर बात करें तो यहाँ पे हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, स्टोरेज जितनी भी चीज है वो कहाँ आ जाएगी, इस इंटरनल लेवल में, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल लेवल में किस प्रकार से डिजाइन किया जाना है, लॉजिकली सारी चीजें इसमें आ जाती है। किस प्रकार से डेटाबेस को डिजाइन किया जाएगा, किस प्रकार से स्टोर किया जाएगा, ये सब चीजें कहाँ जाएगी, कॉन्सेप्चुअल में। तो इंटरनल लेवल में क्या आता है, स्टोरेज, फिजिकल चीजें। कॉन्सेप्चुअल में आप देख सकते हैं जो डेटाबेस, ये काम किसका होता है, ये काम होता है डीबीए का, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। अब एक्सटर्नल लेवल में जो है आपका यूजर आ जाते हैं। मान लो डिजाइन किया गया सारी चीजें, अब हम सर्च करके किसी चीज को देख पा रहे हैं, वो क्या है, डेटाबेस के एलिमेंट है। तो यूजर वन में देखने को मिला, जितने भी यूजर है वो सब कहाँ जाएंगे, एक्सटर्नल। तो तीन पार्ट होते हैं, एक इंटरनल होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। तो इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में क्या जाता है, स्टोरेज, यानी कि जहां हम डाटा को स्टोर करेंगे, जैसे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मेमोरी है, जहां पे भी डेटाबेस को किस प्रकार डिजाइन किया जाना है, किस प्रकार स्टोर होगा, किस प्रकार रिट्राइव होगा, सारी चीजें को जो है मेंटेन करने का काम डीबीए का होता है, जो कॉन्सेप्चुअल लेवल का था। लास्ट में बचा यूजर। तो यूजर जो रहता है वो एक्सटर्नल लेवल में आता है, यानी कि उसको सिर्फ देखने की परमिशन होती है, अपडेट करने की परमिशन नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो जो RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको 1970 में जो EF कोड है, ये काफी जो है इन्होंने 12 नियम दिए थे डाटाबेस के लिए, ठीक है। डाटाबेस के लिए कितने नियम दिए थे, 12। इनका नाम है EF कोड, ठीक है। इसे स्ट्रक्चर डेटाबेस के रूप में भी जाना जाता है। इसमें डेटा को टेबल के रूप में स्टोर किए जाते हैं, हमने देख लिया। टेबल को आपस में रिलेट भी किया जाता है, जैसे कि आप ओरेकल है, IBM DB2 है, SAP है, ठीक है। इसके अलावा सी बेस है, इन्फॉर्मिक्स है, ये सब क्या है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कुछ चीजें जान लीजिए इसके एलिमेंट, जैसे कोऑर्डिनेलिटी। कोऑर्डिनेलिटी क्या होती है, जैसे आप टेबल बनाते हो, ये आपने टेबल बनाया, क्या बनाया आपने, ये टेबल। जैसे मान लीजिए आपने टेबल बनाए, तो जैसे रो है, एक रो हो गई, दो रो हो गई, तीन रो, इनको टपल भी बोलते हैं। एक पर्टिकुलर रो को क्या बोलते हैं, टपल। और इन रो की जो संख्या है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेलिटी। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेलिटी, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए, रो की संख्या को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेलिटी। चलिए आगे चलते हैं। डिग्री, डिग्री की बात करते हैं तो ये कॉलम है। जैसे देखिए कॉलम 1 2 3 4, तो टेबल में जो एट्रीब्यूट बोलते हैं इनको फील्ड बोलते हैं, कॉलम, तो इनकी संख्या को हम क्या बोलते थे, डिग्री। इसके अलावा रिलेशन, तो आपको पता है एक से अधिक टेबल को जोड़ने की जो कला है उसे हम बोलते हैं क्या, रिलेशन। टपल की बात करें तो टपल जो है, टपल भी रो की संख्या को बोला जाता है। और एट्रीब्यूट कॉलम की, कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है। ये चीज आपको पता चल गई। तो यहाँ पे हमने जो है कुछ बेसिक चीजें जाने। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज, जिसे हम बोलते हैं डेटाबेस की डेटा, मतलब की जो है एक प्रकार की। अब मैं बताऊं आपको की का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो लॉक है, लॉक आपने देखा है, लॉक ताला, ठीक है। उसमें आप एक की फंसाते हो और दूसरे ताले को भी उसी से खोलना चाहते हो, तो खुलेगी क्या, बिल्कुल नहीं। तो की का मतलब क्या होता है, की का सिंपल मतलब होता है यूनिक। की का सिंपल मतलब क्या होता है, यूनिक। यूनिक मतलब एक लॉक की अलग की रहेगी, दूसरे लॉक की अलग की रहेगी, दोनों एक दूसरे से मतलब जो है हम एक प्रकार से चेंज नहीं हो सकती। तो की इस प्रकार से अगर बोले तो की यहाँ पे जो होता है, जैसे मान लो ये टेबल हमने बनाया, तो टेबल में देखिए एक फील्ड है, दूसरी फील्ड, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, जो भी है। मान लो यहाँ एनरोलमेंट नंबर की बात करें, तो इस रोहित कुमार का एनरोलमेंट नंबर ये है, तो दूसरे व्यक्ति का एनरोलमेंट नंबर क्या होगा, चेंज होगा।
या फिर इस रोहित कुमार का रोल नंबर ये है तो दूसरे व्यक्ति का चेंज होगा, क्या सेम हो सकता है? क्या बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब है रोहित का जो रोल नंबर या एनरोलमेंट होगा वो दूसरे व्यक्ति का बिल्कुल नहीं होगा, तो इसी को हम बोलते हैं यूनिक। अब यूनिक बोल दिया तो ये क्या बन जाएगी? आपकी की बन जाएगी। तो की अलग अलग प्रकार की होती है, जिसे ज़्यादातर हम प्राइमरी की यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो वहाँ पे हम जो है अल्टरनेट की या फिर हम बात करें तो सुपर की, फॉरेन की, कंपोजिट की, ये सारी की हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपको की समझ में आया कि मतलब यूनिक, किसी टेबल में कोई यूनिक फील्ड होती है उसे हम की बोल सकते हैं, समझ गए। तो की के बारे में आप एक बार पढ़ लेना, यहाँ पे जो मैंने बताया हूँ उससे और रिलेटेड चीज़ वहाँ दी है। जैसे ईमेल आईडी भी हम प्राइमरी की यहाँ बना सकते हैं, या फिर प्राइमरी की मतलब कोई भी की बना सकते हैं। मोबाइल नंबर भी अपने आप में सबका अलग होता है, वो भी बना सकते हैं। नाम सेम होते तो ये यूनिक की नहीं बनेगा। एड्रेस भी सेम हो सकते, ये यूनिक की नहीं बनेगा। कोर्स भी सेम हो सकते हैं तो ये भी यूनिक की नहीं बनेगा। तो यूनिक की क्या बनेगा? यूनिक की का मतलब होता है जो एक का है वो दूसरे का नहीं होगा। जैसे इनरोलमेंट नंबर S1101 रोहित कुमार का है तो राकेश कुमार का नहीं होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। की अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे आप देख सकते हैं प्राइमरी की होती है, कैंडिडेट की होती है, अल्टरनेट की होती है और फॉरेन की होती है, ठीक है। 4 प्रकार की होती है। सुपर की भी होती है, कंपोजिट भी होती है, तो वो हम बाद में देख लेंगे एक्सेस वाले टॉपिक में। चलिए प्राइमरी की अगर बात करूँ मैं तो प्राइमरी की का मतलब क्या है? मान लो एक टेबल है, ठीक है। ये टेबल आपने बनाया और टेबल में जो है इस प्रकार से रो है, ठीक है। और यहाँ हमने दे दिए जैसे मान लो सीरियल नंबर, क्या दे दिए? सीरियल नंबर। यहाँ दे दिए हमने नेम, उसके बाद हम दे दिए यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर दे दो, ठीक है। तो अब बताइए सीरियल नंबर एक का है तो दूसरे का चेंज हो जाएगा। तो अगर चेंज हो रहा है मतलब यूनिक है तभी वो प्राइमरी की बन सकती है, नहीं तो नहीं बन सकती। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, किसी एम्प्लॉय की आईडी है, किसी एम्प्लॉय का नेम है, एड्रेस है, पासपोर्ट नंबर है, लाइसेंस नंबर। अब आईडी जो है सब एम्प्लॉय की सेम होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। जब सेम नहीं होगी तो उसे हम बना देते हैं प्राइमरी की। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो यूनिक रहती है, हर एक एम्प्लॉय की यूनिक रहती है, उसे हम बोल सकते हैं क्या? उसे बोलते हैं प्राइमरी की। यानी कि जो चीज़ें यूनिक रहती है उसे ही हम प्राइमरी की बोलते हैं। और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। दूसरी प्राइमरी की बनाने की कोशिश करेंगे तो वो पहली वाली हट जाएगी। चलिए नेक्स्ट है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का मतलब होता है ये तो बन जाएगी हमारी प्राइमरी की, ये आप देख सकते हैं बन जाएगी हमारी प्राइमरी की, ठीक है। परंतु हम जो है इस प्रकार से लाइसेंस नंबर और पासपोर्ट नंबर दोनों को मिलाकर भी अगर कोई की तैयार कर लेते हैं तो इस प्रकार की को हम बोलते हैं क्या? कैंडिडेट की। क्या बोला जाता है? 2 की को मिलाकर अगर यूनिकनेस बना दी जाती है। यूनिकनेस का मतलब जैसे मान लो एक व्यक्ति है जिसका पासपोर्ट नंबर ABC कुछ भी है, ABC जिसका पासपोर्ट है उसका लाइसेंस नंबर जो है, दोनों को मिलाकर हम क्या बना रहे हैं? एक यूनिक बना रहे हैं। यानी कि उसके माध्यम से हम उस व्यक्ति के डाटा को निकाल पा रहे हैं। तो इन 2 को मिलाकर हम अगर बात करें तो यहाँ पे बन जाती है कैंडिडेट की। और दोनों ही यूनिक होना चाहिए। लाइसेंस नंबर भी अपने आप में यूनिक होता है, सबका अलग अलग। पासपोर्ट नंबर भी सबका अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब सिंगल को भी हम कैंडिडेट की बोल सकते हैं और इन 2 को जो यूनिक है उनको भी मिलाकर अगर बात करें तो उनको भी हम जो है कैंडिडेट की बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है अल्टरनेट की बात करते हैं। तो प्राइमरी की के अलावा जितनी भी की बची रहती है, जितनी भी यूनिक वाली की बची रहती है उसे हम बोलते हैं अल्टरनेट की। और इन दोनों को मिलाकर हमने अभी देखे थे कैंडिडेट की बनती है। इसका मतलब प्राइमरी की तो आपको पता है, प्राइमरी की मतलब प्राइमरी की का मतलब यूनिक। इसका मतलब एक टेबल में एक ही रहेगी, परंतु उसके अलावा जितनी भी यूनिक वाली की होती है वो कहलाती है अल्टरनेट की। और एक से अधिक जो यूनिक वाली की है उसको मिलाकर अगर देखें तो उसे बोलते हैं हम कैंडिडेट की। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर एक होती है कौन सी? फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, पासपोर्ट नंबर है, लाइसेंस नंबर है, डिपार्टमेंट आईडी है। तो डिपार्टमेंट आईडी कहाँ गई? देखिए यहाँ पे ये प्राइमरी की है, यहाँ पे क्या है? ये प्राइमरी की। और यहाँ पे जो है ये क्या है? फॉरेन की। क्या बन जाएगी? फॉरेन की। अब फॉरेन की का मतलब होता है विदेश। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कहलाएंगे? भारतीय। और बाहर चले जाएंगे तो विदेशी कहलाएंगे, यानी फॉरेनर कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो है आपकी यहाँ पे फॉरेन की कहलाएगी, जबकि दूसरे टेबल में प्राइमरी की। तो फॉरेन की के माध्यम से एक टेबल से दूसरे टेबल को जोड़ा जाता है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया। तो हमने 4 की यहाँ पे देख लिए, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और फॉरेन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम ER मॉडल। ER का मतलब होता है एंटिटी। क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप। क्या होता है? रिलेशनशिप
मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब यहाँ एंटिटी का मतलब क्या होता है? टेबल। टेबल का मतलब स्टूडेंट टेबल हो सकता है, फीस टेबल हो सकता है, कोर्स का टेबल हो सकता है, टीचर का टेबल हो सकता है। तो ये टेबल होते हैं। टेबल को हम जो है इस प्रकार से चौकोन बॉक्स में दर्शाते हैं। ये दिख रहा है आपको रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में एंटिटी को दर्शाते हैं। एंटिटी मतलब टेबल। एंटिटी को हम क्या बोल सकते हैं? टेबल। इसको हम जो है टेबल, या फिर हम जो है इसको क्या बोल सकते हैं? एंटिटी। तो एंटिटी या फिर टेबल दोनों को ही हम जो है किसके माध्यम से दर्शाते हैं? रेक्टेंगल के माध्यम से। ठीक है। अब बुक के अंदर या टेबल के अंदर जो है उसकी छोटी छोटी फील्ड होती है जिसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट को इस प्रकार से सर्कल से दर्शाते हैं। किस प्रकार से दर्शाते हैं? जैसे बुक का प्राइस हो गया, बुक अवेलेबल है नहीं है, बुक का टाइटल हो गया, बुक का ऑथर नेम हो गया, बुक का आईडी हो गया। इसके अलावा एक टेबल को दूसरे टेबल के माध्यम से जब जोड़ते हैं तो देखिए दूसरे में भी टेबल है। तो इसे जोड़ने के लिए जो रिलेशन बॉक्स यूज किया जाता है ये डायमंड बॉक्स है। इसे क्या बोलते हैं? रिलेशन। तो इस प्रकार से भी आपको जो है जो सिंबल है वो याद रखना है। इसका मतलब एंटिटी रेक्टेंगल में आएगा, एट्रीब्यूट आपके सर्कल में आएंगे, रिलेशन वाला जो आएगा डायमंड में आएगा। तीन चीज़ याद हो गई। उसके अलावा आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो सबमिट है, सॉरी स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी क्या है? टेबल है। टेबल को हमने एट्रीब्यूट को इस प्रकार दर्शा दिए। अगर इनको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हमने डायमंड बॉक्स यूज करे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए रिलेशन को दर्शाने के लिए डायमंड बॉक्स। यहाँ पे ये जो है आपका क्या है? एंटिटी, यानी कस्टमर जो है एंटिटी है, और ये आ गए आपके एट्रीब्यूट। तो तीनों चीज़ें आप ध्यान में रखिए। अब होती है रिलेशन। एक टेबल को दूसरे टेबल से जब जोड़ते हैं, या फिर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो रिलेशन मतलब रिश्तेदारी एक प्रकार से। अभी नॉर्मली अगर देखें तो हम जो है किसी सामने वाले व्यक्ति से रिश्तेदारी में किस प्रकार कनेक्ट है? 1 to 1 है, मतलब एक व्यक्ति से एक व्यक्ति का कनेक्शन है, एक व्यक्ति से मल्टीपल का कनेक्शन है, ठीक है, या फिर मल्टीपल से मल्टीपल का कनेक्शन है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये देखिए। ठीक। तो यहाँ जो हो गया ये हो गया 1 to 1, ये 1 to many, और ये many to many। तो यहाँ देखिए आप रिलेशनशिप के अंतर्गत अगर देखें तो एक व्यक्ति सीधे एक व्यक्ति से संबंध रखता है, ए जो है सीधा संबंध B2 से रखता है। तो इसका मतलब क्या है? 1 to 1। और अगर एक व्यक्ति, जैसे मान लो यहाँ पे देखिए ये जो एक व्यक्ति A3 है, A3 का संबंध B से भी है और A3 का संबंध B3 से भी है। तो एक से अधिक है ना, मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक से संबंध रख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? 1 to many। अब यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति इससे भी संबंध रख रहा है, मतलब ये फील्ड इससे भी संबंधित है। ये जो फील्ड है वो किससे भी संबंधित है? इससे भी संबंधित है। ये फील्ड आपकी इससे भी संबंधित है। तो आप देखिए ध्यान से, ये जो है तीन चीज से, परंतु आप देखिए इधर भी मैनी हो गए। आप देखिए इधर से एक से अधिक हो गए, इधर से एक से अधिक, तो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। इसका मतलब है 1 to 1 नहीं होगा, 1 to many भी नहीं होगा, many to many, यानी कि एक से अधिक से एक से अधिक। तो रिलेशनशिप तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? 1 to 1 होती है, 1 to many होती है, और many to many। ये तीनों चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब हम बात करते हैं डेटाबेस लैंग्वेजेस की। डेटाबेस लैंग्वेज क्या होती है? ठीक है, एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज मुख्य डेटाबेस लैंग्वेज है। ठीक है। अब इसको डेवलप किया था ओरेकल कंपनी के द्वारा 1979 में, यानी कि 80 से एक पहले। ठीक। और पब्लिश किया गया कब? पब्लिश किया गया 1986 में। तो ये आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा आप देखें तो RDBMS में डेटा को एक्सेस करने के लिए लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। 4th जनरेशन की लैंग्वेज है, और इसे टेबल में क्वेरी लिखने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। क्वेरी एक्सेस में पढ़ा आपने, तो एक्सेस में इसका उपयोग, एक्सेस में तो उपयोग नहीं किया जाएगा, परंतु अगर हम क्वेरी लिख रहे हैं तो उसके लिए भी एसक्यूएल का उपयोग किया जाएगा। आप जो है देख रहे हैं तो थोड़ा मतलब बताते जाइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और शेयर भी कर दिया करिए क्लास को, और लाइक भी कर दिया करिए। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है अगर आप सिंसियरली देख रहे हैं तो। चलिए, हमने देखे एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या हो गई? एक प्रकार की डेटाबेस लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ओरेकल कंपनी के द्वारा बनाया गया था इसको, पर इसकी कुछ सब लैंग्वेज भी होती है। सब लैंग्वेज मतलब डेटाबेस लैंग्वेज होगी एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंतर्गत हम जो है क्या क्या काम करते हैं डेटाबेस में? डेटा को मैनेज करते हैं, डेटा को बनाते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, और डेटा को एक्सेस कौन कौन कर पाएगा, ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए कुछ सब लैंग्वेज उपयोग की जाती है, जिसे बोलते हैं DDL, DML, DCL और DQL। तो DQL तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी? DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है,
डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्या बोलते हैं इसको, डीडीएल, इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा मैं। डीएमएल, डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। डेटा डेफिनेशन मतलब डेटा को बनाने से रिलेटेड काम किया जाएगा, डेटा मैनिपुलेशन मतलब उसमें अपडेट किया जाएगा, उसमें डिलीट किया जाएगा, उसको जो है डाटा एंटर किया जाएगा, सब काम होते हैं डेटा मैनिपुलेशन में। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब होता है डेटाबेस में कौन कौन एक्सेस कर पाएगा, किस प्रकार एक्सेस कर पाएगा, तो डेटा के कंट्रोल को मैनेज करने के लिए डीसीएल यानी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डीक्यूएल, डेटा क्यूरी लैंग्वेज, तो क्यूरी को मेंटेन करने के लिए यानी कि अगर आपको 2 टेबल या 2 से अधिक टेबल या एक टेबल में से कोई डाटा को निकालना है अपनी इच्छा अनुसार, कोई क्वेश्चन है आपका, तो उसके लिए होती है डीक्यूएल। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में और बता देता हूँ और फिर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप क्वेश्चन के लिए तैयार होंगे तो ही क्वेश्चन हल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलिए आगे चले। डीडीएल का यहाँ पे बताते हैं हम। देखिए डीडीएल मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो देखिए टेबल को बनाने के लिए, टेबल का नाम बदलने के लिए, टेबल को सुधारने के लिए यानी टेबल को अपडेट करने के लिए, टेबल को डिलीट करने के लिए और टेबल को ड्रॉप यानी मिटाने के लिए, तो ये सारे काम कौन करता है, डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। आगे चले तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मतलब टेबल में डाटा को अपडेट करना, रो को जोड़ना, रो को हटाना, ये सब काम किसके द्वारा किए जाते हैं, डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फिर होती है डीसीएल, तो डीसीएल का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो देखिए यूज़र जो है, यूज़र को ग्रांट यानी परमिशन को ग्रांट करना, उसको हटाना, यानी कि कौन सा यूज़र इसको यूज़ कर पाएगा डेटाबेस को, कौन सा नहीं कर पाएगा, ये सारे काम कौन करता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा देखिए किए गए कार्य को सेव करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही डेटा क्वेरी लैंग्वेज का मतलब होता है सेलेक्ट, यानी कि डेटा को निकालना, यानी डेटा को दिखाने के लिए हम जिस लैंग्वेज का उपयोग करेंगे उसे बोलेंगे डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो चारों आपको समझ में आ गई। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाएगा।